प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोहयुगीन संस्कृति के संदर्भ में। जैसे कि आप जानते हैं, आप प्राचीन भारत में सबसे पहले पढ़ते हैं पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाण यानी पत्थर की सहायता से वो अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, तो वो सभ्यता का संस्कृति का नाम पड़ा पाषाण काल। वैसे ही लोहयुगीन संस्कृति से तात्पर्य है जहाँ बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग किया गया। आप जैसा कि जानते हैं, सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर जिस धातु का इस्तेमाल सर्वप्रथम लोगों ने किया वो धातु थी तांबा। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। बाद में तांबे में टीन या जस्ते को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, जो ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ। समय के साथ बढ़ती हुई आबादी के कारण और जंगलों को साफ करने की आवश्यकता के लिए, कृषि के लिए, बड़े बड़े पेड़ों जंगलों को साफ करने के लिए, जमीन की खुदाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और एक अन्य महत्वपूर्ण और उपयोगी और सख्त धातु की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और इसी क्रम में लोहे की खोज प्रारंभ हुई। मानव जाति की लोहे की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रगति मानी जाती है। लोहा तांबे और कांसे की तुलना में अधिक सख्त था और सस्ता था। वह अपेक्षा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। तांबा एक विरल धातु है, कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता है और कुछ महंगा भी है। लोहे की खोज से विभिन्न प्रकार के कृषि औजार जैसे हल्के फाल, हांसिए, कुदाल आदि का बड़े पैमाने पर निर्माण संभव हो पाया। लोहे से बनी कुल्हाड़ियों और आरों से पेड़ों को काटकर गिराना, बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करना संभव हो गया। अन्य शिल्पों पर भी लोहे का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के औजार और उपकरण बनाए जाने लगे, जिनका विभिन्न कार्यों में उपयोग होने लगा। हम जैसे बात करते हैं कि लोहे का सर्वप्रथम खोज किसने की, लोहे का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो विद्वानों का अनुमान है कि लगभग सर्वप्रथम एशिया माइनर अर्थात टर्की में लगभग 2000 ईसा पूर्व में वहाँ रहने वाले आबाद हिताइतों ने 2000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज की थी। परंतु इनको लोहे को पिघलाने की कला का विकास वो लगभग 1500 ईसा पूर्व में कर पाए थे। विद्वानों ने हिताइतों ने कांस्य युग का पटाक्षेप किया, यानी कांस्य का युग समाप्त हुआ और लोह युग का प्रारंभ हुआ। एशिया माइनर के खानों में निकलने वाले लोहे को पिघलाकर उसे डाल कर बर्तन और शस्त्र बनाना सीख लिया था। बाद में असीरियाई लोगों ने इसका रहस्य का पता लगाया और उन्होंने लोहे के शस्त्र बनाकर पश्चिमी एशिया में आतंक फैला दिया। 1200 ईसा पूर्व के आसपास फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान, यूनान में लोहे के औजारों और हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। इस प्रकार लोहे की खोज ने प्रयोग ने सभ्यता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोहे के उपकरणों से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया और विश्व के अनेक क्षेत्रों में खेती की जा सके। भारत में लोह युग की शुरुआत, अब बात करते हैं भारत में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि भारत में लगभग लोहे का प्रयोग 1200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ और 6ठी सदी ईसा पूर्व तो भारतीय धातु को पिघलाने से विविध प्रकार के औजार, हथियार, उपकरण बनाना और व्यापक इस्तेमाल करना सीख गए थे। ऋग्वेद में जिन धातुओं का उल्लेख मिलता है उनमें अयस्क प्रमुख है, जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता था। धातु से कवच, शीर्ष त्राण, बाण, अन्यत्र हथियार और औजार बनाए जाते थे। लेकिन वास्तव में कौन सी धातु होती है अयस्क, इसको लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। बाद में लोह, अयस्क आदि शब्दों का भी इस्तेमाल मिलता है। वाजस्नेही संहिता में लोह और श्याम शब्द मिलते हैं। अथर्ववेद में लोह इस श्याम का उल्लेख मिलता है। मैक्स मुलर का मत है कि लोह शब्द तांबे के अर्थ में प्रयुक्त होता था, ऐसे में श्याम को लोहे के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। इस बातों से स्पष्ट होता है कि भारत में उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम भारत में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक जो स्थल है उसमें 1000 ईसा पूर्व के लगभग लोहे के प्रयोग करने का साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल के बाद का समय सूत्रकाल और उसके बाद का समय महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। तो महाकाव्यकालीन जो संस्कृति थी और सभ्यता थी वो लोहयुगीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत आती है। महाकाव्य काल
इस युग की जानकारी हमें आर्यों के दो बड़े महाकाव्यों रामायण और महाभारत से मिलती है। रामायण के लेखक वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। आज दोनों महाकाव्य उपलब्ध हैं, उन्हें आधार पर एक युग की कृति नहीं माना जा सकता। रामायण के लेखक वाल्मीकि और महाभारत के वेदव्यास, उनको भौगोलिक जानकारी के बाद सीमित थी। इसके विपरीत रामायण में महाभारत अच्छा उसके लेखक का उल्लेख नहीं मिलता। यानी सीधी सी बात है कि हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं तो रामायण महाभारत से प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इन दोनों के रचना काल की समय की बात करते हैं तो इन विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन रामायण का रचना काल 4वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 2य सदी ईस्वी के मध्य माना जाता है और महाभारत का रचना काल 4वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनकी कथा वस्तु जैसे आप जानते हैं, रामायण में वाल्मीकि के रामायण में इक्ष्वाकु वंश अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम का वर्णन है। इस राम के जीवन, उनकी घटनाओं, आदर्श राज्य की व्यवस्था, जिन व्यक्ति के महत्व के साथ समाज हित मानव की वैचारिक स्वतंत्रता की भावना के दर्शन होते हैं। और महाभारत में आप जानते हैं कि कौरव और पांडवों के मध्य लड़े गए एक बड़े युद्ध से संबंधित है और इसमें असत्य पर सत्य की, पाप पर पुण्य की और अनीति पर नीति की विजय बताई गई है। हम बात करते हैं महाकाव्यकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी बात करते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो इन प्रारंभिक अवस्था में न तो राजा था और न लोग, राज्य था न राजा था। लोग सभी धर्मानुसार आचरण करते थे और शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहते थे, परंतु बाद में अराजकता की स्थिति पैदा हुई और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत हो गई। ऐसी स्थिति में देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने राज्य की और राजा की उत्पत्ति की। ये महाकाव्यकालीन मान्यता है। परंतु राजा धर्म और न्याय के साथ शासन करेगा, अर्थात प्रजा ने राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह महाकाव्यकालीन व्यवस्था थी। बात करते हैं कि महाकाव्य काल में राजा की स्थिति कैसी थी। इस युग में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति काफी सुदृढ़ हो गई थी। राजा की प्रतिष्ठा देवता के समान होने लगी थी। महाभारत में उसे अग्नि, सूर्य, यम, कुबेर आदि विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित किया गया, परंतु इसके साथ ही उनके कर्तव्यों का दायित्व भी लाद दिया गया था। लोक कल्याण और धर्मानुसार शासन करना उसके प्रमुख कर्तव्य थे। कर्तव्य विमुख होने पर अत्याचारी राजा को मार डालने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट है कि देवता के समान माने जाने पर भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो इस युग में मंत्रिपरिषद की शक्ति काफी बढ़ गई थी। महाभारत के अनुसार राजा को कई महत्वपूर्ण विषयों में स्वतंत्रता नहीं थी, उसे अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही निर्णय लेना पड़ता था। मंत्रियों के लिए मंत्री, सचिव, अमात्य शब्दों का उल्लेख मिलता है। इन तीनों में क्या अंतर था यह कहना कठिन है। अन्य पदाधिकारियों की बात करते हैं तो राज्य में राजा के बाद राजपुरोहित का महत्व माना जाता था। वह राजा का अति विश्वस्त परामर्शदाता तथा सहायक व्यक्ति होता था। अन्य अधिकारी में युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेदिक, कारागार अध्यक्ष, राजस्व अधिकारी, न्यायाधीश, नगराध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, अटवीकपालक आदि मुख्य थे। इस युग में विशाल राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, अतः सेना का महत्व भी बढ़ गया था। सेना में पैदल सेना तथा अश्वरोही यानी घुड़सवार सेना के साथ ही गजारोही यानी अस्थि सेना और रथ सेना का भी विशेष महत्व था। इसलिए सेना को चतुरंगिणी सेना के नाम से भी पुकारा जाता था। सेनापति सेना का अध्यक्ष होता था। महाकाव्यकालीन यानी जो लोहयुगीन संस्कृतियां थी उनमें कुछ गणराज्य भी थे। हम बात करते हैं गणराज्यों की। ये काफी छोटे थे। उनकी सुरक्षा के लिए अपना संघ बना रखा था। उदाहरण के अंधक, वशनी, यादव, कुकुर तथा भोज ये गणराज्य थे और इन पांचों गणराज्यों में शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होकर विविध कुलों के प्रतिनिधियों के हाथ में रहती थी। सत्ता प्राप्ति के लिए गणराज्यों में कई दलों का विकास हुआ जो आपस में लड़ते रहते थे। इसी कारण गणराज्यों की नींव खोखली होती गई। ये तो थी महाकाव्यकालीन। और यूँ कहें कि लोहयुगीन जो संस्कृतियां हैं उनमें राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसकी संदर्भ में हमने बात की। अब बात करते हैं महाकाव्यकालीन जो सामाजिक जीवन था उसके संदर्भ में।
लोह युगीन संस्कृतियों के संदर्भ में जो सामाजिक जीवन था उसमें वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो इस काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी थी। चारों वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे और इसका कारण था त्यागमय जीवन। वह अपना साधना ज्ञान और अध्ययन के कारण बौद्धिक उन्नति में लगा रहता था। कर्तव्यों से विमुख ब्राह्मण समाज में निंदनीय समझा जाता था। ब्राह्मणों के बाद में जो स्थान था वो क्षत्रियों का था। क्षत्रियों का इस काल में आप देखते हैं कि शासन करना, लोगों की रक्षा करना आदि उनका प्रमुख कर्तव्य था। इसके बाद वैश्य वर्ग का प्रमुख कर्तव्य था कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य यानी अर्थव्यवस्था की वो रीढ़ थे। इसके बाद शूद्र जो तीनों वर्णों की सेवा करना उनका परम कर्तव्य माना जाता था, जिसके कर्तव्य ही थे, कोई अधिकार नहीं थे। महाकाव्यकालीन यानी लोह युगीन संस्कृतियों में आश्रम व्यवस्था, इस काल में भी लोगों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने मनुष्य की आयु को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष निर्धारित किया था और यह केवल द्विज जातियों के लिए ही थी। शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। जहाँ तक ब्रह्मचर्य का सवाल है, ऐसा प्रतीत हो केवल ब्राह्मणों के लोग इसका अधिक पालन करते थे, क्षत्रियों में अधिक लोकप्रिय नहीं था। वैश्य द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन किए जाने का बहुत कम उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो आश्रम व्यवस्था थी सिद्धांत रूप में ही इसे माना जाता था, व्यावहारिक रूप से इसका बहुत कम पालन किया जाता था। गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्व दिया गया था क्योंकि मनुष्य के जो समस्त कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन और या यूँ कहें कि और अन्य आश्रमों का पोषण भी इसी के माध्यम से संभव था। हम बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति की। महाकाव्यकालीन भारतीय समाज में पुत्र की अपेक्षा पुत्र का अधिक महत्व था क्योंकि पुत्र के द्वारा व्यक्ति अपने इहलोक और परलोक दोनों को सुधार सकता था। पुत्री का जन्म आपत्ति का कारण माना जाता था, लेकिन इसका कारण मतलब ये नहीं कि उनके लालन पालन की उपेक्षा की जाती थी। महाकाव्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ माता पिता पुत्रियों को भी अधिक प्यार करते थे। भीष्म पितामह तो पुत्री को पुत्र के समान मानने वालों में से थे, लेकिन फिर भी ये मानना उचित ही प्रतीत होता है कि पुत्र की तुलना में पुत्रियों का महत्व कम था। इस युग में बाल विवाह नहीं होते थे। विवाह एक पवित्र अनिवार्य संस्कार माना जाता था। अब कन्या को विवाह नहीं करने वाले व्यक्ति को महापापी समझा जाता था। पतिहीन स्त्री का जीवन निरर्थक समझा जाता था। गृहिणी के बिना ग्रह की कल्पना नहीं की जाती थी। इससे विवाह में, समाज में विवाह की अनिवार्यता स्पष्ट हो जाती है। समाज में सजातीय विवाहों की प्रतिष्ठा थी। अंतरजातीय विवाहों की संख्या बहुत घट गई थी। केवल अनुलोम विवाह के थोड़े बहुत उदाहरण मिलते हैं, जैसे भीम ने हिडिंबा से राक्षसी के साथ विवाह किया, राजा शांतनु ने सत्यवती के साथ और ऋषि च्वन ने राजकुमारी सुकन्या के साथ विवाह किया था। प्रतिलोम विवाह का एकमात्र उदाहरण देवयानी और ययाति का मिलता है। इससे निष्कर्ष निकल जा सकता है कि प्रतिलोम विवाह समाज में अच्छे नहीं समझे जाते थे और अनुलोम विवाह भी बहुत कम होते थे। महाकाव्य काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। इनके अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे।